गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कांग्रेस में विभाजन। इससे पहले देखा था कि दल बदल की प्रक्रिया क्या थी, आया राम और गया राम का मुहावरा क्यों प्रसिद्ध हुआ था। चलिए हम देखते हैं कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं हुआ। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही, मतलब बहुत सारे राज्यों से सत्ता जा चुकी थी। क्योंकि जो चौथे चुनाव 1967 में हुए थे, इसमें कांग्रेस को जीत तो मिली, लेकिन वो गठबंधन के साथ मिली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था, मतलब कि कांग्रेस को हराया तो जा सकता है, लेकिन कांग्रेस का कोई दूसरा विकल्प इनके पास आज भी उपलब्ध नहीं था कि जिससे दूसरी पार्टी यहाँ पर आके अपना सत्ता कायम कर सके। राज्य में बनी अधिकतर गैर कांग्रेस गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई और इन सरकारों ने बहुमत खो दिया और एक नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, क्योंकि जो गठबंधन की सरकारें उस वक्त कुछ राज्यों में बनी थी, तो उनमें भी अपना बहुमत खोना पड़ा या सरकारें टूट गई जो गठबंधन की सरकारें थी, और नए तरीके से राष्ट्रपति शासन के द्वारा नए चुनाव करवाने पड़े और दोबारा से वहाँ चुनाव हुए और शासन किया जाने लगा। इंदिरा गांधी बेनाब सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली थी। उन्होंने सिंडिकेट से निपटना पड़ा और सिंडिकेट की प्रक्रिया और नियमों को मानने से मना कर दिया। अब ये सिंडिकेट क्या है, इसको देखते हैं। सिंडिकेट कांग्रेस नेताओं का एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया गया था। इस समूह के नेताओं को पार्टी पर संगठन का नियंत्रण था और सिंडिकेट के अगुवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके कामराज जी थे। इनमें प्रांत के ताकतवर नेता जैसे मुंबई सिटी के एस पाटिल, मैसूर जो अब कर्नाटक है के एस निजलिंगपा, आंध्र प्रदेश के एन जीवा रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ हुए थे। मतलब इस सिंडिकेट की सहायता से, उनके कार्यों की सहायता से इन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया गया था। इनसे तब नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन की अहम भूमिका भी निभाई थी। कांग्रेस के विभाजन के बाद सिंडिकेट के नेता और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस ओ में ही रह गए, और चूंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस आर ही लोकप्रिय की कसौटी पर सफल रही थी। अब आपको ये ओ और आर क्या है, कांग्रेस पार्टी की अब यहाँ गठन हो चुका था। ये दो भागों में टूट गई थी। एक हमारी कांग्रेस ओ पार्टी बन गई थी जो एक अलग पार्टी थी, और जो हमारी आर थी कांग्रेस पार्टी, ये अलग पार्टी थी जिसके प्रमुख इंदिरा गांधी थी। इसलिए भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। प्रभावहीन होने का मतलब है कि जो सिंडिकेट में ये नेता बड़े बड़े शामिल थे, इंदिरा गांधी ने इनको मना कर दिया, इनकी सलाह लेने से मना कर दिया और खुद के नियम और रूलों के तहत कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे हमने ऊपर देखा था, सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी कांग्रेस को संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिडनी के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेगी। बहरहाल इंदिरा गांधी सरकार और पार्टी के खुद का मुकाम बनाना शुरू किया था, क्योंकि उनका मानना था अगर वो सरकार आएगी, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाते हो, तो उन व्यक्तियों की सहायता से, सिंडिकेट की सहायता से अपना कार्य संभालेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इनके विपरीत कार्य किया। उन्होंने खुद की ताकत से बाहर के व्यक्तियों को इसके अंदर ऐड किया, उनकी सहायता से अपना शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाया, और धीरे धीरे बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हसियाने पर लाकर खड़ा कर दिया। हसियाना होता है किसी को किनारे पर कर देना, किसी को बाहर निकाल देना। तो इन्होंने सिंडिकेट को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया था।
इस तरह इंदिरा गांधी को दो चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उन्हें फिर हासिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़े साहसी निर्णय अपनाए। उन्होंने एक साधारण सत्ता संघर्ष की विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने कांग्रेस की वामपंथी रंग देने के कई कदम उठाए। 1967 में मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभावों से 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया और इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड आदि प्रावधान शामिल किए गए। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने अनौपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन उनको बाद में इस पर संदेह भी रहा कि ये जो हमें स्वीकृति दी गई है ये सही है या नहीं है। अब हमारे इसके बीच में रह जाता है कि ये कर्पूरी ठाकुर कौन थे, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। दिसंबर 1970 और जून 1971, जून 1977 और अप्रैल 1989 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता, मजदूर एवं किसान आंदोलन के सक्रिय लोहिया के प्रमुख समर्थक, जो हमने राम मनोहर लाल लोहिया पढ़ा था, उनके समर्थक थे। जेपी द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन में भागीदारी, मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण लागू करने वालों के रूप में पहचाना और अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर प्रबल विरोध किया कि वहाँ पर जो त्रिअक्षरीय कार्यक्रम शुरू किया जाना था उसमें से उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बाहर निकालने पर जोर दिया। जो हमारे सिंडिकेट के एक व्यक्ति थे, एस निजलिंगपा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, संविधान सभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, तत्कालीन मैसूर प्रांत जो अब कर्नाटक के प्रमुख मुख्यमंत्री रहे, आधुनिक कर्नाटक के निर्माताओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1968 से लेकर 71 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। ये था इनके कुछ नेताओं का बारे में जो उस वक्त सिंडिकेट के अंदर शामिल थे। हम देखते हैं वीवी गिरी कौन थे। वीवी गिरी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति, कांग्रेस नेता एवं आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता, सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारण राष्ट्रपति, इस्तीफा और चुनाव राष्ट्रपति में स्वतंत्र प्रत्याशी और चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थ से विजयी, कि इंदिरा गांधी ने इनको राष्ट्रपति के पद पर कैसे जितवाया था। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार हुआ और ये राष्ट्रपति के चुनाव की क्या घटना थी। राष्ट्रपति का सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबंदी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में सामने खुल के आई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बाद भी उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, कराने में सफलता मिली। संजीवा रेड्डी इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीति अनबन चली आ रही थी, मतलब आपस में संजीवा रेड्डी की और इंदिरा गांधी की आपस में राजनीतिक रूप से नहीं बन पा रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उप राष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए उन्हें नामांकन करने के लिए भर दिया, कि उन्होंने कहा कि वीवी गिरी कि वो स्वतंत्र पार्टी के रूप में उप राष्ट्रपति के लिए नामांकन कर दे। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार यानी परविश पर्स की समाप्ति जैसे कई बड़ी जनप्रिय नीतियों की घोषणा की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। अब ये परवी पर्स क्या था? परवी पर्स एक ऐसी घटना थी जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त एक नियम और कानून बनाया गया था कि जितने भी यहाँ राजा और महाराजा हैं उनको विशेष तनख्वाह दी जाएगी, उनको विशेष पैसा दिया जाएगा
और उनको भत्ता भी उपलब्ध करवाया जाएगा, और वो करवाया जाएगा जिस राज्य में उसको शामिल किया गया राजा को, उसके अनुसार जितनी उसकी इनकम बनती है वहाँ से पे की जाएगी। तो इस प्रकार के नियम को कहा गया था परविश पर्स। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1971 के बाद जब वो प्रधानमंत्री दोबारा बनी पाँचवें आम चुनाव में, तब उन्होंने इस नीति को समाप्त कर दिया था। इंदिरा गांधी ने इनको समाप्त कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। गुजरे वक्त में कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठे, लेकिन कई बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति चुनाव में ताकत की आजमाइश की जाए, और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष निजी ग्लिप्ता ने विपिन जारी किया। सभी कांग्रेस और संसद विधायक पार्टियों के अधिकारी उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को वोट डालें, ऐसा उन्होंने वर्णित किया था वीपीएन के अंदर। इंदिरा गांधी के समर्थ जुट ने आखिर भारतीय कांग्रेस पार्टी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचिका की, लेकिन उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई। वीवी गिरी का छुपे हुए तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा गया। इसका मतलब था कि कांग्रेस के जो सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी उम्मीदवार को वोट डाल सकते थे। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी की विजय हुई और ये स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के अधिकारी उम्मीदवार थे। मतलब यहाँ पर जो इंदिरा गांधी की पावर थी, उन्होंने अपनी कौशलता से, अपनी विचारधाराओं से वीवी गिरी को राष्ट्रपति के रूप में एक नई जीत हासिल करवाई थी।